हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी स्टार्ट की, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें सेल्स खुद से प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें सेल्स खुद बनाती हैं, खुद प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने आपको 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया। मैंने आपको फर्स्ट बताया लिपिड, दूसरे कार्बोहाइड्रेट, तीसरे न्यूक्लिक एसिड और चौथी होती है प्रोटीन, ठीक है। एक सेल के ऑर्गेनाइजेशन में उनकी मेटाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनको परफॉर्म करने में ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी स्टडी हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। मैंने आपको जो 4 बायोमोलिक्यूल्स बताए, जो 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स बताए, उनकी एक एक करके स्टडी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लिपिड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कभी भी हम लाइफ साइंस की स्टार्टिंग करते हैं, लाइफ साइंस की स्टडी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें बायोमोलिक्यूल्स क्यों पढ़ना चाहिए। वो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ठीक से पता होगा तो हम सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि एक सेल को ऑर्गेनाइज करने में या एक सेल के फॉर्मेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो वहाँ पे सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांट में सेलुलोज होता है, फंजाई में काइटिन होता है। मैं आगे चल के इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और ये सारे ही बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे लिपिड भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है। डीएनए इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। तो ये सारा बायोमोलिक्यूल का ही खेल है जो एक सेल के ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक बायोमोलिक्यूल के बारे में हम लोग ठीक से स्टडी करें, ताकि हमें सेल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो आज से हम लोग लिपिड्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग लिपिड के बारे में। सबसे पहली बात, अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स होते क्या हैं। दे आर द केमिकली डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। केमिकली डाइवर्स का मतलब कि इनका जो केमिकल नेचर होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी ये लॉन्ग चाहिए, लॉन्ग हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी है, ठीक है, और केमिकली भी ये वेरी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है दे आर द केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे, वाटर क्या एक तरीके का पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक। वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में लिपिड मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल कहाँ पे होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आसानी के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से एग्जांपल होते हैं जैसे कि बेंजीन, बेंजीन हो गया आपका, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या फिर हम लोग कहें दे आर द नॉन पोलर कंपाउंड, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पहली चीज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लिपिड्स, अब अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, इसका मतलब ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं या हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो लिपिड्स का जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो है प्रीडोमिनेंस होता है। किस चीज का प्रीडोमिनेंस होता है,
हाइड्रोकार्बन चेन्स का। अब हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स वो चेन्स होती हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, या ऐसी चेन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनी हो, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। मैं जब आपको लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे एक लंबी चौड़ी चेन पाई जाती है जिसमें बहुत सारे मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं, CH2 CH2 CH2, इस तरह से बहुत सारे मिथाइलिन ग्रुप होते हैं। मिथाइलिन ग्रुप का मतलब CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को हम लोग कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये एक लंबी चौड़ी मिथाइलिन ग्रुप की चेन होती है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन चेन जो होती हैं ये हाईली रिड्यूस्ड होती हैं। रिड्यूस्ड होने की वजह से ये नॉन पोलर नेचर की होती हैं और ये कभी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है लिपिड मॉलिक्यूल्स आर नॉन पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स। नॉन पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम लोग पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे? मैंने आपको 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स बताए। ठीक है, कौन कौन से? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिपिड्स को छोड़ करके, ठीक है, चारों मेजर बायोमॉलिक्यूल्स में से लिपिड्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो चाहे हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की, बात करें, ठीक है, प्रोटीन्स की बात करें या न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, ये सब पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये मोनोसैकेराइड मोनोमेरिक भी होते हैं जिनको हम लोग मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, आगे चल के बताऊंगा आपको। डाइसैकेराइड होते हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होती हैं। पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोमोरिक सब यूनिट्स के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स की पॉलीमर्स होती हैं, मतलब इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या होते हैं? पॉलीमेरिक होती हैं, ये भी पॉलीमेरिक है। ठीक, और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, दे आर द चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या होती हैं? पॉलीमेरिक होती हैं। तो आपने देखा कि बाकी के तीनों जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स आर नॉन पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सी बात रही जो लिपिड की डिफिनीशन के बारे में मुझे आपको बताना था। ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, लिपिड्स के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स। ठीक, मेटाबॉलिक फ्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं सेल्स में। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, दीज आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इन एनिमल्स। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तब फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा किस तरह से फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक फ्यूल मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनके पास इतनी एनर्जी होती है, इनके पास कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब अगर एक कार्बोहाइड्रेट टूटे, ठीक है, और एक हमारा लिपिड मॉलिक्यूल टूटे तो लिपिड मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में भी हम लोग मेटाबॉलिज्म में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल के फॉर्म में ये स्टोर्ड रहते हैं। एक बात, दूसरी बात आती है दे कैन सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह ये सर्व कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ
सेल मेम्ब्रेन या अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में लिपिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चरल लिपिड्स होती हैं और एक स्टोरेज लिपिड्स होती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल लिपिड होती हैं वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, जिनको हम लोग फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स या स्टेरॉल्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो हमारा मेम्ब्रेन बायोलॉजी वाला लेक्चर है उसमें ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। मैं फिर से बताऊंगा आगे चल के, जब मैं आपको मेम्ब्रेन बायोलॉजी फिर से पढ़ाऊंगा इस सीरीज में, तो वहां पे मैं फिर से डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दे सर्व्स एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं कहीं पे प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रेस से, बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से ये बैक्टीरिया को, प्लांट्स को बचाने का काम करते हैं। मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा जब मैं आपको मैं आपको जब प्रोटेक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा, या मैं कहूँ कि इम्यून सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, प्लांट्स किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस से बचाते हैं, उस टाइम में आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी या प्लांट में मैं आपको बताऊंगा वहां पे लिपिड्स क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे वहां, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसेस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेल सिग्नलिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक मेम्ब्रेन लिपिड होती है फास्फाटाइडिल एनासेटोल, जहां से बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं, ठीक है। स्टेरॉल्स खुद सेकेंडरी स्टेरॉल्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे मैसेंजर्स बनाते हैं, या हम कहें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स जो होती हैं वो भी बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स होती हैं। तो बेसिकली जो हमारी लिपिड्स होती हैं ये बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इकोसानोइड्स बनाती हैं, बहुत सारे लिपिड हार्मोन्स पाए जाते हैं, हार्मोन की तरह भी फंक्शन कर सकती हैं। पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स जो होती हैं वो इन मेजर फंक्शंस के अलावा और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये मेजर फंक्शन है, एक तो मेटाबॉलिक फ्यूल, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड जो कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में बेसिकली एनिमल्स में होती हैं। दूसरा सर्व्स एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दो मेजर फंक्शंस हैं, इसके अलावा ये सारे एक्सेसरी फंक्शंस हैं, इनमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम लोग लिपिड के स्ट्रक्चर की या लिपिड के ऑर्गेनाइजेशन की, तो ज्यादातर लिपिड्स जो होती हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फैटी एसिड्स, ठीक है। मैक्सिमम लिपिड्स जो होती हैं वो फैटी एसिड से डिराइव्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं, कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ द लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स से डिराइव्ड होती हैं या फैटी एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। किस तरह से बने होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। सो दे आर द सर्व्स एज, फैटी एसिड जो होती हैं दे सर्व्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द या लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होती हैं या बड़ी लिपिड्स होती हैं या हायर मॉलिक्यूलर वेट की जो लिपिड्स होती हैं उनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, दे आर द फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। फैटी एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये एक बहुत लंबी चौड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड पे, और इसके अलावा एक बहुत लंबी चौड़ी क्या होगी, हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, जिसकी वजह से ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लिपिड्स बता रहा था या फॉस्फोलिपिड्स बता रहा था मेम्ब्रेन बायोलॉजी में, तो मैंने आपको बताया था कि एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास पोलर ग्रुप या पोलर एंड और नॉन पोलर एंड दोनों पाए जाते हैं, या फिर हम कहें तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही रीजन्स पाए जाते हैं। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
तो हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, इनके पास एक क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है ये पोलर नेचर का है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है कहाँ से कहाँ तक, ये कार्बन नंबर 2 से लेकर के जो मैंने कार्बन नंबर 12 तक दिखाया हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक। इस हाइड्रोकार्बन चेन में, पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक रीजन हो गया, ठीक है। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक रीजन हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एम्फीपैथिक नेचर का हो गया, ठीक है। ये जस्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं, हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। फैटी एसिड्स के अगर हम जो कार्बन नंबर्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर की बात करें, ओल्ड सिस्टम में हम लोग जाएं, अभी मैं आपको बताऊंगा रिसेंट सिस्टमैटिक जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है, मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर हम लोग ओल्ड सिस्टम में चले थोड़ा सा, तो कार्बन वाइज इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कार्बन नंबर 1 तो हमारा कार्बोक्सिल कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन नंबर 2 से नॉमेनक्लेचर किया जाता था, तो वहां पे कार्बन नंबर 2 को, ठीक है, कार्बन नंबर 2 को अल्फा कार्बन कहा जाता था, अल्फा कार्बन। और कार्बन नंबर 3 को बीटा कार्बन कहा जाता था। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको बीटा ऑक्सीडेशन पर पढ़ाऊंगा तब आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये, इसलिए मैं ये चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कार्बन नंबर 3 को बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये मिथाइल कार्बन है, सबसे लास्ट में जो मिथाइल कार्बन होता है उसको ओमेगा कार्बन कहा जाता था। किसको? मिथाइल कार्बन को। जो CH3 वाला कार्बन है, मिथाइल कार्बन को क्या कहा जाता था, ओमेगा कार्बन कहा जाता था, ठीक है। तो ये 3 कार्बन के फॉर्म में इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता था, ठीक है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और ओमेगा कार्बन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फैटी एसिड्स कितनी तरह की हो सकती हैं, ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो फैटी एसिड्स के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड्स को जनरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा शायद, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक व्यू आपको देता हूँ, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरी होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर क्लासिफिकेशन जो किया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, वो इसी अकॉर्डिंग किया जाता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड जो होती है उसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ठीक है। तो अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो उसी हाइड्रोकार्बन की चेन से आया हुआ है। जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, या फिर जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वहां पे कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वहां पे बोलते थे। उसी तरह से जो फैटी एसिड्स, जिन फैटी एसिड्स की हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता उनको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन इन लिखते हैं, बिटवीन ना लिख के इन हाइड्रोकार्बन चेन, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही आराम से आप लोग इसको देखते जाइए। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन में, जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में होता था कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती थी वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते थे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ही भी सेम केस है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन चेन्स। ठीक, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वहां पे एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उनको दो कैटेगरीज में और डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कि कितने डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। अगर पूरी फैटी एसिड की चेन में केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने, केवल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको कहा जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, किनको कहा जाएगा, हैविंग वन डबल बॉन्ड। ठीक, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा इनके पास। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के पास क्या होगा, मोर देन वन डबल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, एक डबल बॉन्ड से ज्यादा हो तो क्या हो जाएंगे, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं वो उनको और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे को कहा जाता है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैंने आपको कभी बताया हो या नहीं बताया तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो हाइड्रोकार्बन की हमारी चेन है, ठीक है, सपोज दैट ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं दे आर द ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या फिर अगर दोनों ही जो हाइड्रोजन है ये सेम पोजीशन में या सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये डबल बॉन्ड हो गया और दोनों ही हाइड्रोजन हमारे एक साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सिस। ये हमारा है ट्रांस। ठीक है, और नेचर में मैं आपको बता दूं या बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको बताऊं, बायोलॉजिकल सिस्टम में जितनी भी फैटी एसिड्स पाई जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं वो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। इस पूरी फैटी एसिड की जो चेन होती है इनमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं फैटी एसिड की पूरी चेन में, 4 कार्बन से लेकर के 36 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड चेन पाई जा सकती है। ठीक है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन या मैक्सिमम कार्बन वाली अगर हम लोग कहें तो 16 से 18 कार्बन की जो फैटी एसिड्स होती हैं वो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाली बहुत कम पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादातर जो फैटी एसिड्स पाई जाती हैं उनमें जो कार्बन के नंबर होते हैं वो इवन होते हैं। इवन होते हैं मतलब, इवन का मतलब 2, 4, 6 इस टाइप के नंबर्स में पाई जाती हैं, कभी भी 3, 5 इस तरह से नहीं पाई जाती। इसीलिए 16 से 18, आप देखिए ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है।
ठीक है। तो इवन नंबर की जो इवन कार्बन नंबर वाली जो फैटी एसिड चेन होती हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है इन द हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। उनके एग्जांपल्स होते हैं लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके पास 12 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मायरिस्टिक एसिड, इनके पास 14 कार्बन होते हैं। पाल्मेटिक एसिड या पाल्मिटिक एसिड के पास में, या पाल्मिटेट भी इनको बोलते हैं, ठीक है, इनके पास 16 कार्बन है। स्टेरिक एसिड के पास 18 कार्बन और एरेकिडिक एसिड के पास 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, आपको फैटी एसिड का नाम और ये कितने कार्बन की फैटी एसिड है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इनमें आपसे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा याद रखिएगा। इनमें सबसे पहला आता है पाल्मिटोइक एसिड, पाल्मिटोलेइक एसिड। ठीक है, पाल्मिटोलेइक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं और इसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किस पोजीशन पे होता है मैं आपको नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा और इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो पाल्मिटोलेइक एसिड के पास में 16 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे 16:1 का मतलब ये होता है कि ये 16 कार्बन की फैटी एसिड है और इस 2 के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसके पास उतने डबल बॉन्ड है। ठीक है, ओलिक एसिड इसी तरह से 18 कार्बन का फैटी एसिड है और इसके पास में एक डबल बॉन्ड है। लिनोलेइक एसिड के पास में 18 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड के पास में 18 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है। और अरेकिडोनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अरेकिडोनिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होती है हम लोग आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। मैं आगे चल के बात करूंगा। ठीक है, इसके पास 20 कार्बन होते हैं और 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फैटी एसिड्स के, कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। एटलीस्ट इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं, कितने कार्बन के हैं। ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हैं तो ये कितने कार्बन के हैं। ठीक है, इनमें कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और इनके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हम लोग अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा फैटी एसिड्स का। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।